हेलो एवरीवन। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक मैनेजमेंट के जो सहायक कार्य है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसके प्रमुख कार्यों को पढ़ा था। प्रमुख कार्य में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक जो है वो सहायक कार्य है। प्रबंध के सहायक कार्य में सबसे पहला जो कार्य जो है वो निर्णय। क्या है? निर्णय। निर्णय का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। यह तो निर्णय की हम बात करें तो यह किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प के चयन की एक प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें जो है बुद्धि का बहुत बड़ा उपयोग होता है। कहने का मतलब इसमें माइंड चाहिए, माइंडली चाहिए, शार्पनेस चाहिए भी। हमको कोई कार्य हमको करना है, तो कोई कार्य हमको जो करना है या नहीं करना है तो उसके संबंध में हमारे पास जो है बहुत सारे विकल्प होते हैं उस कार्य को करने के लिए और उस कार्य को नहीं करने के लिए। तो उन विकल्पों में से, उन ऑप्शन में से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो चयन की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ये निर्णय नहीं है, निर्णय है। डिसीजन नहीं है और डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन में तो हम फैसला कर चुके होते हैं, हम डिसीजन ले चुके होते हैं कि ये हमको ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर तो विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के एक चयन की प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया। क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। फिर क्योंकि मैनेजर को जो है वो प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो संगठन के कार्यों और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो निर्णय की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो पूरा किया जाता है। यही है डिसीजन मेकिंग। दूसरा है नियुक्ति करना, स्टाफिंग। भी संगठन में काम करवाने के लिए नियुक्ति यानी स्टाफ की जरूरत तो पड़ती है। तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति और प्रशिक्षण सम्मिलित है। भी सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा और ये सारा प्रोसेस जो है वो नियुक्तिकरण कहलाता है। कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी, चयन करना पड़ेगा, फिर कार्य पर उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी। पहले हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, भर्ती करवाएंगे, फिर बहुत सारे कर्मचारी में से जो उपयुक्त कर्मचारी होगा उसका चयन करेंगे, फिर उसको उपयुक्त कार्य पर नियुक्ति देंगे और फिर उसकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। यही होता है नॉर्मली। तो संगठन में संरचना के दो प्रमुख भाग हो सकते हैं। प्रथम है भौतिक संरचना, जिसमें भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री, पूंजी आदि साधनों को एकत्रित कर व्यवस्थित करना। ये भी जो है वो उसका ही कार्य है, नियुक्ति का ही करण का ही कारण है। दूसरा है मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती व विकास का कार्य होता है। प्रबंधक संस्था में किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्य व्यक्ति उचित पारिश्रमिक पर चयन नियुक्त करता है। कर्मचारी की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक यानी उसके रिटायरमेंट तक के समस्त कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन के दौर में बदलते उत्पाद एवं तकनीक व बाजार के कारण श्रमिक और कर्मचारियों की छंटनी और नियुक्ति निरंतर चलती रहती है। यह मैनेजमेंट में निरंतर चलने वाला एक सहायक कार्य है। तो ये था नियुक्ति करना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है नव प्रवर्तन यानी नवाचार। नवाचार इनोवेशन भी आज का युग जो है वो क्रांतिकारी युग के युग में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो बदलाव आते रहते हैं। तो नवाचार करना पड़ता है। बिजनेस के अंदर भी जो है, मैनेजमेंट के अंदर भी जो है बदलाव करना पड़ता है। हम सभी मोबाइल के प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे हर रोज़ नए विशिष्ट यानी नए फीचर्स जो है वो मोबाइल के अंदर आते रहते हैं। नए तरीके का मोबाइल बाजार में आ रहा है। यही नहीं, मोबाइल में प्रयुक्त ऐप में भी जो है निरंतर फंक्शन में भी निरंतर सुधार और विकास हो रहा है। और यही नवाचार, ये नवप्रवर्तन है। भी पहले हम लोग जो है वो पहले के टाइम में जो है थोड़ा सा हम बैकवर्ड चलेंगे 10-15 साल पहले, तो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे। फिर उसके जगह जो है वो टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए। फिर उसके बाद जो है एंड्रॉयड मोबाइल टच स्क्रीन के साथ आने लगे। फिर उसके अंदर भी जो है नए नए फीचर्स जो है उसके अंदर जो है लगभग आना। आज की देखो टेक्नोलॉजी देखो, हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू यानी कि हम कर रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर कितना कुछ हो गया है, कंप्यूटर की तरह हो गया मोबाइल के अंदर। इसमें निरंतर जो है वो बदलाव यानी फीचर्स में परिवर्तन होता रहता है। तो बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास और शोध पर कार्य करते रहना मैनेजर का कार्य होता है। और यही नहीं, नए बाजार का सृजन या खोज करना, कच्ची सामग्री को सस्ती दर पर प्राप्त करने हेतु नए आपूर्तिकर्ता को खोजे रहना,
नई तकनीक एवं मशीनें ढूंढना, कुशल योग्य प्रभावी व्यक्तियों के संगठन से जोड़ना, ये समस्त कार्य जो एक कुशल मैनेजर को निरंतर करता रहना होता है। ऐसा करना संगठन के अस्तित्व, सफलता और विकास एवं विस्तार के लिए अप्रिय है। पीटर ड्रकर ने इस कार्य को मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। नव प्रवर्तन, ये इसका तीसरा सहायक कार्य है। अगला है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। मैनेजर और कर्मचारी, एम्प्लॉय और मैनेजर को के मध्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं को आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। भी एक मैनेजर और एक कर्मचारी के बीच में विभिन्न प्रकार की भावनाएं, सूचनाओं का जो है वो आदान प्रदान होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव, सूचनाओं का प्रशासन, ताकि कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित कर सके, पूरा कर सके। संगठन में सुचारू संप्रेषण व्यवस्था या प्रणाली को लागू करना मैनेजर का एक विशेष कार्य है। प्रभावी संप्रेषण प्रणाली से कर्मचारियों में फैलने वाले भ्रम, अफवाह, मनमुटाव और दुर्भावनाओं को भी दूर किया जा सकता है। भी संगठन के अंदर जो है संप्रेषण अच्छा है, कर्मचारियों और मैनेजर के बीच में जो है, एम्प्लॉय और कर्मचारियों के बीच में जो है कार्य अच्छा है, तो इससे क्या होगा, जो है कर्मचारी के बीच में जो फैलने वाली जो भ्रम, अफवाह और मनमुटाव, जो दुर्भावना होती है, उसको हम दूर कर सकते हैं। यही जो है वो कम्युनिकेशन है। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जो है प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्वों से संपर्क में रहना, उनसे संबंध बनाना, संबंधों को बनाए रखना, वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठियाँ करना तथा संगठन के हितों की सुरक्षा करना, यह समस्त कार्य आज के इस वैश्विक युग में नितांत आवश्यक हो गया है। भी आज का जो व्यापार जो है वो जटिल व्यापार हो गया है, कहने का कंपटीशन इतना टाइट हो गया है कि हमको जो बाहरी घटक जितने भी जो होते हैं व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंधों को भाई बनाने के साथ साथ उनको बनाए भी रखना है, वार्तालाप भी करना पड़ता है, उनके चार विचार गोष्ठियाँ करनी पड़ती है। संगठन के हितों की सुरक्षा के समस्त कार्य आज के इस युग में जो है वो नित्य आवश्यक हो गया। इसके बिना जो है व्यवसाय संभव नहीं है, मैनेजमेंट संभव नहीं है। इसलिए मैंने मैनेजर को संबंधित एसोसिएशन, दल या संघ में हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। यही प्रतिनिधित्व जो है वो इसका मैनेजमेंट का पांचवा सहायक कार्य है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख कार्य और सहायक कार्य थे, इनको अच्छे से समझना। अगला प्रश्न ये आता है कि आप मैनेजर क्या वास्तव में कार्य करता है क्या प्रबंधक प्रत्येक कार्यों को समान मात्रा में समय देते हैं? क्या वो वास्तव में कार्य करते हैं? अलग अलग प्रकार के प्रबंधक होते हैं, मध्यम स्तरीय प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय होते हैं और निम्न स्तरीय भी होते हैं, जिसको हम प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। इन्होंने एक शोध अध्ययन किया होगा। इन अध्ययन के द्वारा हम पढ़ते हैं कि प्रबंधकीय भूमिकाओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भूमिकाओं के अंतर्गत जो है एक नीचे एक चार्ट बना दे रखा है। प्रबंधकीय भूमिका 3 भागों में इसको बांटा गया। अंतर्व्यक्तित्व भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं, निर्णयात्मक भूमिकाएं। अंतर्व्यक्तित्व भूमिका में एक मैनेजर का क्या क्या रोल होता है, उसके अंदर मुखिया की भूमिका होती है, नायक या नेता की भूमिका होती है, संपर्क अधिकारी की भूमिका होती है। सूचनात्मक में प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका होती है, प्रचारक या प्रचारक की भूमिका होती है, प्रवक्ता की भूमिका होती है। निर्णयात्मक में शासी या उद्यमी भूमिका, अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका, संसाधन वितरक या आवंटक भूमिका, मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका के रूप में होती है। अंतर्व्यक्तित्व में ज़्यादातर जो है वो होता है, एक और डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे हम। तो अंतर्व्यक्तित्व में संगठन और निर्देशन का कार्य होता है। सूचनात्मक में ज़्यादातर नियोजन और निर्देशन होता है और निर्णयात्मक में भी जो है वो नियोजन, संगठन और नियंत्रण होता है। 3 कार्य डिसीजन में होता है। तो किस भूमिकाओं में किस प्रकार से इस मैनेजर की भूमिका रहेगी, एक एक करके इनको थोड़ा पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो है हमारी भूमिका जो है वो अंतर्व्यक्तित्व भूमिका है। अपनी औपचारिक सत्ता, पद व स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्व्यक्तित्व भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में सबसे पहला है वो संस्था अध्यक्ष, मुखिया की भूमिका। इस भूमिका में अपनी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते मैनेजर जो है वो वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो मैनेजर का जो रोल होता है
वो ये होता है कि वो अपने संस्था का मुखिया होता है। अब संस्था का मुखिया होने के नाते जो है वो उसको विभिन्न जो वैधानिक प्रपत्र जो होते हैं उन पर हस्ताक्षर करने होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो सोशल गतिविधियाँ जो होती है समारोहवादी, उनकी अध्यक्षता भी उनको करनी पड़ती है, क्योंकि वो संस्था का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको ये सारा कार्य उसको करने पड़ेंगे नेता के रूप में। तो नेता की भूमिका में मैनेजर अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वे अपनी सत्ता समन्वय तकनीकों अभिप्रेरणा एवं उपयोग के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करते हैं। नेता का काम अपने अनुयायियों को उत्प्रेरित करना होता है, तो यही काम इसका भी अंदर भी होता है। संपर्क अधिकारी के रूप में वो अपने संगठन व बाह्य व्यक्तियों, विभिन्न विभागों और संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्रों की भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये था अंतर व्यक्तित्व के संबंध में 3 भूमिकाएं थी। अगला है सूचनात्मक भूमिका। सूचनात्मक भूमिका के अंतर्गत जो है क्या होता है, इस भूमिका में मैनेजर जो है वो विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों का एवं ज्ञानों का संग्रहण व वितरण करते हैं। इस प्रकार के संगठन जो है वो स्नायु के अंदर नर्व सेंटर कहलाते हैं। सबसे पहले जो होती है इसके अंदर निरीक्षक की भूमिका या प्रबोधक या मॉनिटर की भूमिका। प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्णय आदि मैनेजरियल जो कार्य करने होते हैं उनकी से संबंधित जो है विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, विभिन्न इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। वो अपने संगठन और उसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्री एकत्रित करता है। अपने वो अधिकारियों, अधीनस्थ, प्रबंधक तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। एज ए प्रचारक के रूप में प्रबंधक जो है वो इस भूमिका में एकत्रित जो सूचना एकत्रित की है प्रबोधक के रूप में, उन सूचनाओं का उपयोगिता व आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों एवं संबंधित इकाइयों को वितरित यानी प्रसारित करना, उनको सूचनाएं अवेलेबल करवाना है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं और मूल्य सूचनाएं दोनों प्रसारित की जाती है। मूल्य सूचनाएं मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो है वो प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। प्रवक्ता के संबंध में प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारक जैसे होते हैं सरकार, ग्राहक, समुदाय, संस्था आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं माध्यम से प्रेषित करता है। निर्णयात्मक भूमिका में व्यूह रचना निर्माण करने में संबंध होती है। इसमें 4 प्रकार जो है। सबसे पहला जो है उद्यमी, जो उद्यम करता है, व्यापार करता है, जो जोखिम लेता है। इस भूमिका में मैनेजर अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों और खतरों का पता लगाता है तथा उसके अनुरूप परिवर्तनों एवं सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तनों को लागू करता है, नवाचार करता रहता है। भी ऐसे उद्यमी के रूप में उसको खतरों का पता लगाना पड़ेगा, संभावना जो है उसके अनुसार जो है उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। उपद्रव निवारक, ज़्यादातर संगठन में जो है दिन प्रतिदिन के झगड़े होते रहते हैं, उपद्रव होते हैं, उत्पादन मन मुठाव होती है, अशांति होती है, तो उनको भी दूर करना पड़ता है। उपद्रव निवारक वो कर्मचारी की विभिन्न समस्याओं दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। वह हड़तालों, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों, कठिनाइयों पर विचार कर पद स्थिति तथा अधिकारियों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। संसाधन वितरक के रूप में इस भूमिका में मैनेजर अधीनस्थों के समय मैनेजमेंट संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजनाएं बनाता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, तंत्र, आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकताएं निश्चित करता है, बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार मैनेजर संगठन के संसाधनों को क्यों, कब और कैसे किसके लिए खर्च करने संबंधित निर्णय लेता है। तो एज ए संसाधन वितरक के रूप में संगठन में संसाधनों को क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे, किसके लिए खर्च करना है, इससे संबंधी निर्णय लेना पड़ता है। वार्ताकार के रूप में इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैनेजर अपने विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार, अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है और विभिन्न विवादों की दशा में उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिकाएं निभाता है। तो ये था मैनेजर के रूप में उसकी भूमिकाओं के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पदानुक्रम जो है, मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल लेवल्स जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जिसका वे मैनेजमेंट के स्तर जो विभिन्न मैनेजर के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच लंबवत सीधी रेखा संबंधों को बतलाते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो शताधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं। इन्हीं जो है पदानुक्रम कहते हैं।
3 प्रकार के यहाँ पर लेवल बनाए गए हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। अगले हम टॉपिक में जो है ये इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट भाग में इसको देखिएगा। तो 3 प्रकार के जो लेवल बताए गए हैं इसके अंदर, उन लेवलों को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या कौन से मैनेजर का किस लेवल का मैनेजर है और किस प्रकार से वो कार्य करेगा। तो उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको करेंगे। अब हमारा काम जो है वो कॉपी के अंदर जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है उसके सहायक कार्यों को कॉपी में लिखना और इसकी भूमिकाओं के अंतर्गत जो है उनको समझना है। कॉपी में केवल जो है सहायक कार्य करना। धन्यवाद।